अध्याय 21 संत का डी यूं। ये देखकर कि वह अपने लक्ष्य को भेदने के कितना करीब था, का डी लियांग को थोड़ा अफसोस हुआ। हालांकि वह तुरंत हरकत में आया और जियान चेन पर लात मारी। एक झटके में जियान चेन द्वारा जवाबी कार्रवाई किए बिना 10 चालें बीत चुकी थीं और का डी लियांग की हर एक चाल को आसानी से चकमा दे दिया गया था। लेकिन बाकी सभी लोग जो देख रहे थे, जियान चेन अपने दांतों की त्वचा के कारण प्रत्येक चाल को बाल बाल बचा रहा था, जिससे चांगयांग हू सहित सभी लोग ठंडे पसीने से तरबतर हो रहे थे और वे चिंता में देख रहे थे। का डी लियांग के हमले काफी तेज और उग्र थे, लेकिन उसने जो 10 चालें चली उनमें से एक भी जियान चेन के कपड़ों को नहीं छू पाए। एक भी झटका न लगने के कारण का डी लियांग विश्वास से परे गुस्से में था। अंत में का डी लियांग की मुट्ठी को रोकने के लिए मुट्ठी उठाते हुए जियान चेन बोला, 10 चालें बीत चुकी हैं, अब मेरी बारी है। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने का डी लियांग पर एक लात मारी। जिस गति से उसका पैर चल रहा था वह अत्यंत तीव्र था। का डी लियांग के पास चकमा देने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं था। जब तक उसने ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ ऊपर ले जाने की कोशिश की, तब तक जियान चेन का पैर का डी लियांग की छाती से टकरा चुका था। डैंग डैंग डैंग। जियान चेन के पैर के बल के कारण का डी लियांग पीछे की ओर लड़खड़ा गया। जैसे ही उसने खुद को स्थिर किया, का डी लियांग ने जियान चेन को स्तब्ध होकर देखा। हालांकि जियान चेन केवल 8वीं सेंट फोर्स लेयर पर था, जियान चेन की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे का डी लियांग सहन कर सके। प्रतियोगिता के दौरान आखिरी लड़ाई में का डी लियांग ने जियान चेन के साथ कभी मारपीट नहीं की थी, इसलिए उन्हें जियान चेन की ताकत की वास्तविक सीमा कभी समझ में नहीं आई। इस लड़ाई तक ऐसा नहीं था कि का डी लियांग को एहसास हुआ कि जियान चेन जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। दरअसल किक की ताकत के आधार पर का डी लियांग को संदेह होने लगा था कि जियान चेन केवल 8वीं सेंट फोर्स लेयर पर था। शायद जियान चेन भी इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसने का डी लियांग को हौंफने का भी समय नहीं दिया, इससे पहले कि उसने जल्दी से का डी लियांग की नाक पर अपनी मुट्ठी मार दी। का डी लियांग का चेहरा कठोर हो गया क्योंकि वह वापस खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर जियान चेन की मुट्ठी के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, इससे पहले कि वह जियान चेन के सिर पर अपनी मुट्ठी मारने की कोशिश करता। जियान चेन ने मुट्ठी को अपने हाथ से रोकने से पहले एक ठंडी हंसी छोड़ी। अपने दूसरे हाथ से का डी लियांग के कंधे को पकड़कर वह घोड़े की मुद्रा में आ गया और अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। कसकर पकड़कर उसने कुछ बल लगाया और का डी लियांग को उड़ा दिया। अपने पिछले जीवन में जियान चेन ने मंगोलों से कुश्ती की तकनीक सीखी थी, इसलिए वह इसमें काफी कुशल था। उन्होंने इसे कई बार प्रयोग किया और इसमें इतना अनुभव प्राप्त किया कि यह उनकी स्मृति में बस गया। जियान चेन ने सिर्फ तलवारबाजी के अलावा कई अलग अलग कौशल सीखे और जिस भी चीज पर उसने अपना दिमाग लगाया उसमें वह काफी कुशल था। जियान चेन की बदौलत का डी लियांग का शरीर हवा में उड़ते समय लगभग एक पंख की तरह था। अंत में मैदान में वापस गिरने से पहले वह हवा में 4-5 मीटर तक उड़ गया। ओह! उसने जियान चेन को कमजोर देखा, लेकिन किसी तरह जियान चेन अपने नाजुक दिखने वाले फिगर के साथ ऐसी उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहा। इसी तरह मैदान के आसपास मौजूद दर्शकों की सांसें थम गईं क्योंकि उन्होंने जियान चेन के बारे में अपनी राय का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर ऐसा लगा कि भविष्य में कोई भी जियान चेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। का दी यून और का दी क्यूली दोनों का चेहरा धीरे धीरे काफी बदसूरत हो गया। स्थिति उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। हिंग चांगयांग जियान तियान, आप वास्तव में थोड़े कुशल हैं, का दी यून ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा। का डी लियांग उदास चेहरे के साथ रिंग पर दयनीय ढंग से वापस खड़ा हो गया। उसने जियान चेन की आंखों में जहर भरी नजर से देखा। आह! का डी लियांग ने सेंट फोर्स के 9वें स्तर की अपनी सारी शक्ति को अपनी दोनों हथेलियों के केंद्र में केंद्रित करते हुए दहाड़ लगाए। वह तेजी से अपने दोनों हाथों को जियान चेन की छाती की ओर दबाते हुए जियान चेन की ओर बढ़ा और हमला कर दिया। जियान चेन ने उपहास किया और जैसे ही उसने अपनी सारी पवित्र शक्ति को अपनी हथेलियों पर समेट लिया, उसने अचानक अपने हाथों को का डी लियांग की ओर फेंक दिया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों हाथों के बीच टक्कर हो गई। पेंग
जैसे ही आवाज गूंजी, जियान चेन और का डी लियांग गतिरोध में फंस गए। उनकी मुट्ठियां एक दूसरे पर इतनी जोर से टकराई थी कि एक छोटी सी झटके की लहर ने उन दोनों को पीछे की ओर धकेल दिया। जियान चेन यही नहीं रुके। जैसे ही उसने झटके का मुकाबला करने के लिए कुशलतापूर्वक पैंतरेबाजी की, उसके पैर धुंधले होने लगे। तेजी से पीछे हट रहे का डी लियांग को देखते हुए जियान चेन तुरंत आगे बढ़ा और जमीन से छलांग लगा दी। उसके दोनों पैर का डी लियांग पर लगे। इससे पहले कि का डी लियांग अपने पैर जमा पाता, वह हमले को रोकने में असमर्थ था। जैसे ही जियान चेन ने उसके पेट में लात मारी, का डी लियांग को एक बार फिर उड़ते हुए भेजा गया। पफ! जमीन पर गिरते ही का डी लियांग का चेहरा दर्द से सफेद हो गया और उसने कुछ खून उगलना शुरू कर दिया। उसने भारी मात्रा में क्षति उठानी शुरू कर दी थी। छोटा भाई, बड़े भाई का दी युन और का दी क्यूली जमीन पर काई डी लियांग की तरफ दौड़े। जब उन्होंने का डी लियांग के मुंह के कोने से खून की छोटी सी धार देखी तो वे उसे उठाकर चिंतित हो गए और चिंता से उसकी ओर देखने लगे। छोटा भाई, तुम ठीक हो? का दी युन ने पूछा। उनका चेहरा देखने में अपेक्षाकृत भद्दा था, हालांकि स्थिति पिछली बार से अलग थी, क्योंकि का डी लियांग जियान चेन के साथ पहले मैच के दौरान लापरवाह थे। हालांकि ये दूसरी बार अलग था। इस बार का डी लियांग अपनी पूरी ताकत लगाकर जियान चेन से लड़ रहा था, जो कि 9वीं सेंट फोर्स लेयर के अन्य छात्रों से 80% अधिक मजबूत थी। बड़े भाई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको गंभीर चोट लगी है? का दी क्यूली ने चिंता भरी आवाज में पूछा। का डी लियांग को उनके दो भाई बहनों ने अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, सबसे बड़ा भाई, तीसरी बहन, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे केवल मामूली चोटें आई हैं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसके दो भाई बहनों को उसकी आवाज में थोड़ी कमजोरी महसूस हुई। का डी लियांग के पीले चेहरे को देखकर का डी युन को गुस्सा आ गया। ऊंचे जियान चेन को देखने के लिए अपना सिर उठाते हुए वह गुर्राया, तीसरी बहन, तुम दूसरे भाई की देखभाल करो। मैं उस अहंकारी लड़के को सबक सिखाने जाऊंगा। वह अपने भाई बहनों को छोड़कर उसका सामना करने के लिए मैदान में चला गया। बड़े भाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े भाई, तुम नहीं कर सकते। का डी लियांग और का डी क्यूली ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वे समय पर उस तक नहीं पहुंच सके। दोनों भाई बहनों ने आह भरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब का दी युन जीता या हार गया, का दी कबीले अकादमी के भीतर कुछ प्रतिष्ठा खो देंगे। यह मूल रूप से एक निष्पक्ष लड़ाई थी, इसलिए यदि वे हार गए होते तो उन्हें अपना चेहरा खोने के अलावा कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव महसूस नहीं होता। लेकिन अब जब का दी युन लड़ने जा रहा था, तो पूरी स्थिति अलग थी। अगर किसी नए छात्र को अकादमी में प्रवेश करते ही कुछ वरिष्ठों द्वारा धमकाए जाने की खबर पूरी अकादमी में फैल जाती, तो पूरी अकादमी उन तीनों भाई बहनों का मजाक उड़ाती और उपहास उड़ाती। जियान चेन ने मंच पर छलांग लगाते हुए का दी युन को देखा और उपहास किया, क्या आप अपने भाई का बदला लेने के लिए यहाँ हैं? जियान चेन को गुस्से से घूरते हुए उन्होंने कहा, चेंगयांग जियांग तियांग, तुम वास्तव में मजबूत हो। हालांकि तुमने मेरे भाई को घायल कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें इस स्थान से बिना किसी नुकसान के जाने नहीं दूंगा। मंच के आसपास मौजूद सभी लोगों ने उनकी बातें सुनकर अपने माथे पर शिकन डाल ली। का दी युन के बारे में उनकी राय अब बदल गई थी। का दी युन, इसका मतलब क्या है? क्या आप चांगयांग कबीले को तब तक धमकाने की योजना बना रहे हैं जब तक कोई नहीं बचता? जैसे ही एक अन्य व्यक्ति मैदान में आया, एक गहरी आवाज आई। पीछे मुड़कर जियान चेन को यह देखकर राहत महसूस हुई कि यह उसका बड़ा भाई चांगयांग हू था। चांगयांग हू ने का दी युन को गौर से देखा। का दी युन, अगर तुम लड़ना चाहती हो तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। जब जियान चेन ने अपने भाई की बात सुनी तो उसके शरीर में गर्मी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई, आपको पीछे हट जाना चाहिए, मैं इसे स्वयं संभाल सकता हूं। चांगयांग हू ने उसके जवाब में अपना सिर हिलाया। नहीं कर सकता, चौथे भाई, तुम्हें ही सिर झुकाना चाहिए। का दी युन की ताकत बहुत पहले ही सेंट फोर्स स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी है। आपका उससे कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए अपने बड़े भाई को आपकी मदद करने दीजिए। इन शब्दों से थोड़ा झिझकने के बाद जियान चेन ने सिर हिलाया, फिर बड़े भाई, कृपया सावधान रहें।
ये कहकर जियान चेन मैदान से बाहर चला गया। जियान चेन को मैदान से बाहर निकलते देखकर दी युन ने तिरस्कारपूर्वक व्यंग्य किया, चांगयांगहू, तुम सिर्फ परेशानी पूछ रहे हो, इसलिए जो कुछ भी होता है उसके लिए मुझे दोष मत दो। आप ये बात बहुत जल्दी कह रहे हैं। विजेता कोई भी हो और हारने वाला कोई भी हो, यह अभी निश्चित नहीं है, चांगयांगहू ने उत्तर दिया। वह और का दी युन बहुत पहले ही 10वीं सेंट फोर्स परत के शिखर पर पहुंच चुके थे, इसलिए यदि का दी युन ने अपनी सेंट फोर्स को एक सेंट हथियार में संघनित नहीं किया तो उनकी ताकतें बराबर होंगी। का दी युन ने चांगयांगहू के चेहरे पर तिरस्कार को देखते हुए एक हास्यास्पद अभिव्यक्ति छोड़ दी। उसके दाहिने हाथ को उठाने पर ऊर्जा की एक बड़ी सुनहरे रंग की धारा उसके दाहिने हाथ पर केंद्रित होने लगी और एक बड़ी सुनहरी तलवार में संघनित हो गई। सुनहरी तलवार काफी बड़ी थी और लगभग 5 फीट लंबी और 1 हथेली तक फैली हुई थी। हैंडल की लंबाई से देखते हुए तलवार को दोनों हाथों से पकड़ना था। का दी युन को दोनों हाथों से तलवार पकड़ते देख चिंता से जियान चेन की भौहें एक साथ झुक गईं। उन्होंने चांगयांग हवेली में सेंट वेपन्स के बारे में पढ़ा था। वह आसानी से देख सकता था कि यह का दी युन का सेंट वेपन था और यह पहला सेंट वेपन भी था जिसे जियान चेन ने इस नई दुनिया में पहली बार आने के बाद से देखा था। वह लंबे समय से समझ गया था कि एक सेंट वेपन किसी की सेंट फोर्स का संक्षिप्त संस्करण था, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखकर जियान चेन आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका। ये सोचना कि सेंट फोर्स को इस तरह से संघनित किया जा सकता है, ये लगभग एक कल्पना जैसा लगा। इससे जियान चेन बेहद उत्साहित महसूस कर रहे थे। जैसे ही सुनहरी 2 हाथ वाली तलवार प्रकट हुई, हर कोई आश्चर्य और प्रशंसा से चिल्ला उठा। एक संत हथियार, उसने वास्तव में एक को संक्षिप्त किया, तो वह पहले ही संत स्तर में प्रवेश कर चुका है। का दी युन संत बन गया, चांगयांगहू अब मुसीबत में पड़ जाएगा। 10वीं परत के शिखर से सेंटरहुड के बीच की दूरी इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे पार करना बहुत कठिन था। कारगाथ अकादमी के भीतर अधिकांश वरिष्ठ 10वीं सेंट फोर्स परत के शिखर पर पहुंच गए थे, लेकिन वे अपने सेंट फोर्स को सेंट वेपन्स में संघनित करने में असमर्थ थे। यदि किसी के पास सामान्य व्यक्ति से बेहतर प्रतिभा नहीं है, तो उसके लिए सफलता हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। तियान युआन महाद्वीप के भीतर कई अभ्यासकर्ताओं को संत बनने में सक्षम हुए बिना अपने जीवन के अंत तक 10वीं परत पर अटके रहना असामान्य नहीं था। इससे पता चलता है कि सफलतापूर्वक संत बनना सचमुच एक कठिन उपलब्धि थी। इसके अलावा एक बार जब कोई संत बन जाता है तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। एक संत हथियार किसी का एकमात्र हथियार नहीं था। कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं का उपयोग सीधे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर सकता है ताकि ऐसे हमलों का उपयोग किया जा सके जो किसी की मूल ताकत से कहीं अधिक हो। का दी युन की सुनहरी तलवार को देखकर चांगयांगहू का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। अब जब का दी युन के पास एक पवित्र हथियार था तो उसकी ताकत स्वर्ग को उलट सकती थी। 10वीं सेंट फोर्स परत के शिखर पर कोई व्यक्ति निश्चित रूप से उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा। बड़े भाई ने वास्तव में एक संत हथियार का संघनन किया। मैदान के नीचे का दी खियुली को सुखद आश्चर्य हुआ जब उसने का दी युन को अपने संत हथियार को चारों ओर लहराते हुए देखा। जब का दी लियांग ने सेंट वेपन को देखा तो उसके चेहरे पर ईर्ष्यालु भाव था, लेकिन वह भी सुखद आश्चर्यचकित था। दोनों भाई बहनों को इस क्षण तक यह एहसास नहीं था कि उनका सबसे बड़ा भाई बहन संत स्तर तक पहुंच गया है। सेंट हथियार धारण करने से का दी युन का खुद पर आत्मविश्वास अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया था। जैसे जैसे चांगयांगहू का चेहरा गहरा और गहरा होता गया, का दी युन का चेहरा और भी घृणित होता गया। का दी युन को अपने दिल में जो खुशी महसूस हुई वह अवर्णनीय थी। हा, चांगयांगहू, क्या अब आप डरे हुए हैं? यदि तुम घुटने टेकोगे और 3 बार जमीन पर झुकोगे और मुझे अपना बड़ा कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि अंतिम परिणाम क्या होगा। का दी युन पागलपन से हंसा, उसका लहजा क्रूर था। का दी युन की मांगे सुनते ही चांगयांगहू का चेहरा उदास हो गया। उसने गुर्राते हुए उत्तर दिया, सपना देखो का दी युन। भले ही आप अब एक संत हो, मैं चांगयांगहू आपसे कभी नहीं डरूंगा। का दी युन ने चांगयांगहू को अहंकार से देखा और लापरवाही से कहा, चांगयांगहू, फिर तुम मुझसे लड़ने के लिए किसका उपयोग करोगे?
चांग यांगहू ने गुस्से से का दी युन को देखा, उसकी आंखों में रोष झलक रहा था। चांग यांगहू, आपकी तलवार। उसी समय मैदान के नीचे दर्शकों के बीच से एक तलवार उड़ती हुई निकली। चांग यांगहू ने स्थिर होते हुए लोहे की तलवार पकड़ ली। तलवार बिल्कुल भी हल्की नहीं थी और काफी लंबे आकार की थी। चांदी की सफेद तलवार चारों दिशाओं में रोशनी में चमक रही थी, और रंग के अलावा का दी यू की तलवार और चांग यांगहू की तलवार के बीच कुछ अंतर थे। अध्याय 22, लड़ाई का दी यू। हाथ में तलवार होने से चांग यांगहू का साहस बढ़ गया, ये जानने के बावजूद कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक संत हथियार के साथ एक संत था। हालांकि कम से कम उसे कुछ अधिक शक्ति भी प्राप्त हुई थी। चेंग यांगहू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लोहे की तलवार के साथ तुम्हारे पास मेरे खिलाफ एक मौका है? वास्तविकता पर नहीं, आशाओं के आधार पर काम न करना। अभी मैं तुम्हें एक संत की शक्ति दिखाऊंगा। उसके बाद का दी युन अपनी दोहरी तलवार लेकर तेजी से चांग यांगहू की ओर बढ़ा, जैसे कि वह बिल्कुल भी भारी न हो। उसने चांग यांगहू पर इतनी तेजी से अपनी तलवार घुमाई कि जैसे ही तलवार हवा में उड़ी, हवा में सीटी बजने लगी। चांग यांगहू का ध्यान का दी युन के सेंट वेपन पर अत्यधिक केंद्रित था। इससे पहले कि वह हमला कर पाता, तेजी से पीछे हट गया। तलवार उससे बाल बाल बची और केवल उसके कपड़ों पर लगी। जैसे ही तलवार से उसके कपड़े कट गए, उसके कुछ कपड़े हवा में उड़ गए। संत बनने के बाद का दी यू की ताकत पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत हो गई, और इसकी तुलना चांग यांगहू की ताकत से नहीं की जा सकती, जो 10वीं सेंट फोर्स परत पर थी। पहले झटके से ही चांग यांगहू को पता चल गया कि वह कितने खतरे में है। हाँ, एक और प्रहार के आधे रास्ते में का दी युन ने मध्य स्विंग में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। जैसे जैसे वह चांग यांगहू के करीब बढ़ता गया, उसके पूरे शरीर से एक बेहद मजबूत क्यूई का उत्सर्जन शुरू हो गया, जिसने खुद को चांग यांगहू पर थोप दिया। कड़ी चोट करते हुए का दी युन ने एक बार फिर अपनी सुनहरी तलवार से चांग यांगहू को काटने की कोशिश की। ये देखते हुए कि महान तलवार कितनी शक्तिशाली थी, चांग यांगहू प्रहार को रोक नहीं सका, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद लोहे की तलवार सेंट वेपन की शक्तिशाली शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं थी। महान तलवार अत्यंत तेज थी और चांग यांगहू की अपेक्षा से कहीं अधिक तेज थी। बड़ी तलवार को अपने सिर के करीब महसूस करते हुए चांग यांगहू ने झुकने और उससे दूर लुढ़कने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। इस समय वह लड़ाई की तीव्रता का सामना करने में असमर्थ था। टकराना। चांग यांगहू के लुढ़कने के तुरंत बाद का दी युन की तलवार उसी स्थान पर समा गई जहां चांग यांगहू एक बार खड़ा था। तलवार बनाने वाली ऊर्जा की मजबूत सांद्रता ने अखाड़े की जमीन के भीतर एक गहरी दरार छोड़ दी, जबकि छोटी दरारें मूल प्रभाव क्षेत्र से कम 1 मीटर की दूरी तक चारों दिशाओं में फैलने लगीं। चांग यांगहू ने उस समय अवसर का लाभ उठाया जब का दी युन अपने हमले से उबरने की कोशिश कर रहा था और का दी युन पर अपनी तलवार लहराने और काटने की कोशिश कर रहा था। हम्फ। का दी युन ने हाथ हिलाते हुए तिरस्कार भरी आवाज निकाली। उसके हाथों में मौजूद सेंट हथियार ने एक शानदार रोशनी का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह वापस उसके हाथों में आ गया और चांग यांगहू की लोहे की तलवार से टकरा गया। जैसे ही लोहे की तलवार सुनहरी तलवार से टकराए, इससे पहले कि वह पीछे की ओर उड़ती, एक तेज और कर्कश आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। टक्कर के बाद चांग यांगहू के हाथ से तलवार छूट गई थी, जिससे चांग यांगहू असहाय हो गया था। पहले से ही उसके मुंह से खून बह रहा था, क्योंकि तलवार किसी तरह उसे नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही थी। तुरंत का दी युन का पैर बाहर निकला और चांग यांगहू की छाती से टकराया। उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि वह चांग यांगहू जैसे मजबूत व्यक्ति को पीछे की ओर उड़ते हुए मैदान से बाहर भेजने में सक्षम था। जैसे ही वह हवा में उड़ गया, उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। बड़े भाई, जियान चेन चिल्लाया। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वह तुरंत उस ओर दौड़ा जहां चांग यांगहू था और हवा में छलांग लगा दी। जब हर कोई चकित होकर चांग यांगहू को हवा में लॉन्च होते देख रहा था, जियान चेन पहले ही हरकत में आ चुका था। जैसे ही चांग यांगहू जमीन पर हिट करने वाला था, जियान चेन साइड से बाहर आया और प्रभाव से पहले उसे पकड़ लिया। कह जमीन पर चांग यांगहू ने जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया, जिससे उसके मुंह से खून की बूंदें निकलने लगीं।
एक संत की ताकत उस व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी जो समान स्तर तक नहीं पहुंचा था। ये चांग्यांधू के लिए भी सच था, जो 10वीं परत के शिखर पर था। इस प्रकार उन्हें गंभीर आंतरिक चोटें आईं। बड़े भाई, क्या आपकी चोटें गंभीर हैं? जियान चेन ने अपने भाई को चिंता में देखते हुए अपने भीतर के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। चांग्यांधू ने गुस्से में अपना सिर हिलाया और अपना ध्यान मैदान पर आत्मसंतुष्ट का दी यून पर केंद्रित किया। मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि सेंट वेपन के साथ सेंट स्तर तक पहुंचने के बाद का दी यून की ताकत इतनी मजबूत होगी। फिलहाल आपका बड़ा भाई अब उसके लिए उपयुक्त नहीं है। चांग्यांधू गुर्राया, उसका गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। मुझे क्षमा करें बड़े भाई, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने आपको इसमें शामिल किया था। चोटों के कारण चांग्यांधू के पीले सफेद चेहरे को देखकर जियान चेन को अपने दिल में सच्चा अपराधबोध महसूस हुआ। इन शब्दों को सुनकर चांग्यांधू ने पलटकर जियान चेन की ओर देखा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और गुस्से से जवाब दिया, चौथे भाई, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं मानते? उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने एक असहाय आह भरी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तुम्हारा बड़ा भाई बिल्कुल बेकार है। अब तक मैं संत स्तर तक नहीं पहुंच पाया हूं, अन्यथा का दी यून निश्चित रूप से मेरे लिए उपयुक्त नहीं होता। चांग्यांधू के शब्दों ने जियान चेन के दिल को झकझोर दिया। का दी यून की ओर अपना सिर ऊपर झुकाते हुए उसकी आंखें गायब होने से पहले एक क्षण के लिए ठंडी चमकने लगी। हालांकि उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव कम नहीं हुआ और उसने तुरंत भावहीन होकर कहा, बड़े भाई, आपको एक सेकंड के लिए आराम करना चाहिए, मैं निश्चित रूप से आपसे बदला लूंगा। ऐसा कहने के साथ जियान चेन ने मैदान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ये सुनने के बाद चांग्यांधू का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने जियान चेन की खिंचाई की, बिल्कुल नहीं। चौथे भाई, आपका दी यून के प्रतिद्वंद्वी नहीं है, मत जाओ। जियान चेन ने क्षमा प्रार्थी मुस्कान दी और कहा, बड़े भाई, कृपया मुझ पर विश्वास करें। उसके चेहरे पर तीव्र विश्वास झलक रहा था और उसने अपने ऊपर चांग्यांधू की पकड़ को तोड़ दिया और मैदान में छलांग लगा दी। स्वर्ग, वह क्या योजना बना रहा है? ऐसा लगता है जैसे वह का दी यून को चुनौती देना चाहता है। हे भगवान, वह पागल हो गया है। वह केवल 8वें सेंट फोस लेयर पर है। ये सोचना कि वह का दी यून जैसे संत को चुनौती देना चाहता है, वह यहाँ केवल परेशानी मांग रहा है। जैसे ही जियान चेन ने मैदान में छलांग लगाई, उनके आसपास मौजूद दर्शक घबराकर चिल्लाने लगे। किसी को विश्वास नहीं था कि जियान चेन का दी यून जैसे संत के लिए उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी होगा। वह वास्तव में एक गर्म दिमाग है। का दी यून एक संत है जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को हराया जो 10वीं परत के शिखर पर था। वह ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कैसे जीतेगा? अखाड़े के नीचे लाइब्रेरी में जियान चेन के बगल में बैठी लड़की उसे अखाड़े में शामिल होते देख बुदबुदाने लगी। उसका पूरा चेहरा चिंता से भर गया। का दी यून ने जियान चेन को शून्य दृष्टि से छलांग लगाते हुए देखा, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी बुद्धि वापस पा ली और हंसते हुए बोला, क्या हुआ चांग्यांग जियांग तियांग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे खिलाफ लड़ सकते हो? का दी यून ने कभी नहीं सोचा था कि जियान चेन एक योग्य प्रतिद्वंद्वी होगा। आखिरकार वह पहले से ही एक शक्तिशाली संत थे। जियान चेन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्या ये सोचना गलत है कि मैं कर सकता हूं? स्तब्ध। का दी यून ने जियान चेन को देखकर मुस्कुराते हुए बुरी तरह हंसना शुरू कर दिया। बेशक, ये निश्चित रूप से ठीक है। अभी का दी यून जियान चेन को अपमानित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जियान चेन ने अपनी सुंदर छोटी बहन का दी क्यूली को अपमानित किया था, सभी के देखने के लिए नए खिलाड़ियों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान। इससे का दी यून और का डी लियांग दोनों को नफरत हो गई थी, क्योंकि वे दोनों अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। जियान चेन को कोई जल्दी नहीं थी, वह उस ओर चला गया जहां चांग्यांधू की तलवार थी। जैसे ही उसने तलवार को अपने हाथों पर तौला, जियान चेन थोड़ा घबरा गया। तलवार का वजन 100 पाउंड से अधिक नहीं था, लेकिन यह उस वजन के काफी करीब था। यदि यह तथ्य नहीं होता कि जियान चेन 8वें सेंट फोस लेयर पर था, तो वह तलवार का उपयोग करने के लिए उसे उठा ही नहीं पाता। अपने पिछले जीवन में जियान चेन अक्सर एक ऐसी तलवार का उपयोग करता था जिसका ब्लेड 2 अंगुल चौड़ा होता था।
उस तलवार से उसने अपनी तलवारबाजी को उस स्तर पर पहुंचाया जिसके लिए वह प्रसिद्ध था। हालांकि इस दो हाथ की तलवार से जियान चेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका एक हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधा हुआ था, क्योंकि यह बहुत भारी थी। वह अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा और केवल तलवार को आसानी से घुमाने के लिए उसकी बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये शर्म की बात थी कि इस तलवार के अलावा आसपास कोई अन्य तलवार नहीं थी। थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ जियान चेन ने विशाल तलवार को त्यागने और कादियों के खिलाफ नंगे हाथ लड़ने का फैसला किया। इस तरह उसे कम से कम गति और चपलता में फायदा होगा। अखाड़े के केंद्र में पहुंचकर जियान चेन ने भावशून्य चेहरे के साथ कादी यून को देखा और अपनी मुट्ठियां फैलाते हुए कहा, आप पहला कदम उठाएं, मैं आपके खिलाफ नंगे हाथ लड़ूंगा। कादी यून का चेहरा सिकुड़ गया। स्पष्ट रूप से जियान चेन नंगे हाथों से लड़ते हुए उसे नीची दृष्टि से देख रहा था। 8वें सेंट फोर्स लेयर प्रैक्टिशनर के लिए बिना किसी हथियार के एक संत के खिलाफ लड़ना, जबकि संत के पास एक संत हथियार था, संत के प्रति बहुत अपमान का प्रदर्शन था। कादी यून की आंखें ठंडी हो गईं और उसने उपहास करते हुए कहा, चांग्यांग जियांग तियांग, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। उसके हाथ की सुनहरी तलवार धीरे धीरे हवा में गायब होने लगी। कह दूं कि मैंने तुम्हें धमकाया नहीं। आओ, मैं तुमसे बिना हथियार के भी लड़ूंगा। ये सुनकर जियान चेन ने एक अजीब सी मुस्कान छोड़ दी। शब्दों को बर्बाद किए बिना वो कादी यून की ओर लपका और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपनी सेंट फोर्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसकी मुट्ठी कादी यून के सिर पर उड़ गई, जिससे हवा में एक तेज सीटी बज गई। कादी यून ने अपनी ही मुट्ठी से वार का जवाब देने से पहले उबे हुए भाव से उसकी ओर देखा। दोनों मुट्ठियां टकराईं और कादी यून की मुट्ठी से सुनहरी रोशनी निकली। केवल वे ही जो संतत्व तक पहुंचे हैं अपनी संत शक्ति को इस प्रकार मूर्त रूप देने में सक्षम होंगे। जिस क्षण दोनों मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं, शुरुआती संपर्क के बाद जियान चेन की मुट्ठी अचानक फैलकर खुली हथेली बन गई। उसके हाथ ने प्रभाव को अवशोषित कर लिया, जिससे कि झटका स्पंज की तरह नरम हो गया, जैसे उसने ताई जी क्वान का उपयोग करके कादी यून की मुट्ठी को अपने ऊपर हानिरहित रूप से आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया। जियान चेन के मुड़ने से कादी यून की बाह एक अजीब स्थिति में ऊपर की ओर झुक गई। एक झटके में कादी यून की मुट्ठी के पीछे की ताकत खत्म हो गई, क्योंकि जियान चेन ने कादी यून की बाह के जोड़ को काटने के लिए अपना दूसरा हाथ बढ़ाया। कच्चा हड्डी टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी, जैसे जियान चेन ने कादी यून की बाह को हाथ से काट दिया। कादी यून ने धीमी और दर्द भरी चीख निकाली, क्योंकि उसकी बाह का दर्द उसके मस्तिष्क में दर्ज हो गया, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह सफेद हो गया। उसके हाथ द्वारा कादी यून की बाह को उखाड़ने के ठीक बाद जियान चेन ने हिलना बंद नहीं किया। उसकी दोनों भुजाओं ने पूरी बाह को पकड़ लिया और उसे एक जोरदार मोड़ दिया। आह! इस बिंदु पर कादी यून अब चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। एक जंगली सुअर की याद दिलाते हुए दर्द भरी चीख निकालते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा हाथ टूट गया हो। जब वह छोटा था तब से उसे कभी इस हद तक दर्द नहीं हुआ था, और इसलिए इतने कम समय में उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसका पूरा माथा पसीने से टपकने लगा। ऐसी उजाड़ लेकिन दयनीय चीख सुनकर जो लोग मूल रूप से मैच के दौरान बातें कर रहे थे वे पूरी तरह से चुप हो गए। हर कोई जियान चेन को आश्चर्य से देख रहा था, क्योंकि वे अकल्पनीय घटित होते देख रहे थे। ये स्थिति हर किसी की अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत थी। चौथा भाई कब से इतना अद्भुत हो गया? इसे देखते हुए चांग्यांग जियांग तियान के हाथों का दी यून को निश्चित रूप से बहुत नुकसान होगा। हालांकि भले ही कादी यून अपने संत हथियार का उपयोग नहीं करता है, फिर भी वह एक संत है, उसकी ताकत निश्चित रूप से अब भी मुझसे अधिक है। चांग्यांग हू ने स्तब्ध भाव से मैच देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। अध्याय 23 कौशल के कारण लोकप्रिय बनना। जैसे ही कादी यून को दर्द महसूस हुआ, वह अपना दूसरा हाथ जियान चेन की बाहों पर रखकर आगे बढ़ गया, जबकि उसका बायां पैर जियान चेन की कमर पर था। भले ही उसका एक हाथ बेकार था, फिर भी कादी यून लॉन्च करने में सक्षम था। एक पलटवार। इस भद्दे दृश्य के साथ भी कादी यून को लड़ाई का कुछ अनुभव था और उसने इस स्थिति से बचने की कोशिश की। अपनी आंखों के सामने हथियारों और पैरों की हड़बड़ाहट को देखकर जियान चेन को पता था कि वह सीधे हमलों का सामना नहीं कर पाएगा।
उसने असहाय होकर का दी युन का हाथ छोड़ दिया और पीछे हटने के लिए गहन कदम उठाए। वह का दी यू के हमले से बचने में कामयाब रहा और का दी यू की पीठ पर अपने हमले को बढ़ाने के लिए अपने सेंट फोर्स का उपयोग करने से पहले उसकी पीठ के चारों ओर चक्कर लगाया। टेल नोट: गहन कदमों का उल्लेख पहले चांगयांग हवेली में उनके कमरे में किया गया था। यह मूल रूप से वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपनी पीठ के पीछे तेज हवा को महसूस करते हुए का दी युन ने एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया और बगल में गोता लगाकर जियान चेन से बच निकला। हालांकि चकमा देने के बावजूद का दी युन आश्चर्यचकित रह गया। चाहे वह कहीं भी चले, उसे हमेशा अपनी पीठ पर हवा का झोंका महसूस होता। वह जियान चेन की गतिविधियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। पेंग का दी युन जियान चेन के साथ टिकने में पूरी तरह से असमर्थ था, जिसने अपने दोनों हाथों को का दी युन की पीठ पर मारा, जिससे एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई क्योंकि उस पर एक हिंसक हमला हुआ था। इसके कारण का दी युन 2 कदम आगे बढ़ने में लड़खड़ा गए, लेकिन चूंकि वह एक मजबूत संत थे, इसलिए उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। हालांकि उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जियान चेन ने एक ही जगह पर 2 बार मुक्के मारे थे। जियान चेन की ताकत को पहले से ही 9वीं परत के शिखर पर मापा जा सकता था, और का दी युन रैंक में उससे अधिक मजबूत होने के बावजूद वह अधिक घायल हो रहा था। उस क्षण वह केवल अपने शरीर में क्यूई और रक्त प्रवाह की वृद्धि महसूस कर सकता था। उसके अंग दर्द से चिल्ला रहे थे। जैसे ही का दी युन ने खुद को स्थिर किया, जियान चेन पहले ही दूसरी बार उसकी पीठ पर आ चुका था और एक बार फिर अपने दाहिने हाथ से उसकी पीठ पर वार किया। हालांकि मुट्ठी इतनी तेज गति से चली कि ऐसा लग रहा था जैसे ये पंख जितना हल्का हो, लेकिन प्रभाव हल्का ही था। जिस किसी ने भी पहले जियान चेन का सामना किया था, वह इस बात से सहमत होगा कि जियान चेन की ताकत दिखने से कहीं अधिक असाधारण थी। का दी युन अचानक पलटा, उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उसके जैसे मजबूत व्यक्ति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से इतना कष्ट सहना, जो हर तरह से उससे कमजोर था, जियान चेन को अपमानित करने की उसकी सरल योजना अब उतनी सरल नहीं थी जितना उसने सोचा था। हाँ, का दी युन गुस्से में चिल्लाया, क्योंकि उसका हाथ अपनी सेंट फोर्स के साथ सुनहरा चमकने लगा था। जैसे ही उसने जियान चेन का सामना किया, सेंट फोर्स की विशाल सांद्रता उसके हाथ में सिमट गई और उसका लक्ष्य जियान चेन की छाती की ओर था। जियान चेन को हल्की मुट्ठी से हमला करते हुए देखकर का दी युन ने अपने हमले के लिए जियान चेन के करीब पहुंचने के लिए इसे सीधे लेने के लिए तैयार किया। मैच में स्थिति तब नाजुक हो गई जब दोनों फाइटर्स के हमले एक दूसरे पर भारी पड़े। जियान चेन की प्रतीत होने वाली हल्की और कमजोर मुट्ठी चुपचाप का दी युन की छाती पर लगी। तुरंत का दी युन की अपनी मुट्ठी ने जियान चेन के शरीर से टकराकर एक दबी हुई आवाज निकाली, जिससे अकादमी की वर्दी में एक छेद हो गया और एक कोमल सफेद त्वचा दिखाई देने लगी, जो कई लड़कियों के लिए ईर्ष्या का लक्ष्य होगी। लेकिन पलक झपकते ही का दी युन का झटका खाकर नीचे की त्वचा चोटों का ढेर बन गई। डैंग 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 का दी युन से झटका खाने के बाद जियान चेन का चेहरा दर्द से विकृत हो गया और उसके चेहरे से रंग उतरने लगा। और इतनी बड़ी मात्रा में ताकत से लगाए गए प्रहार के कारण उसके पैर उसे पीछे खिसकने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जब तक कि वह मैदान के किनारे से कुछ इंच दूर नहीं था। इस समय अपने पीले चेहरे के अलावा जियान चेन को कोई अन्य समस्या नहीं दिख रही थी, बावजूद इसके कि का दी युन ने अपने हमले को तेज करने के लिए अपने सेंट फोर्स का उपयोग किया था। हालांकि जियान चेन केवल 8वीं परत पर था, क्योंकि वह युवा होने के बाद से लगातार अपने शरीर को विकसित करने के लिए अज़ुलेट तलवार कानून का उपयोग कर रहा था। उसने अपने शरीर के हर एक अंग और भाग को अत्यधिक हद तक मजबूत कर लिया था। तो जबकि बाहर से ऐसा लगता था कि जियान चेन का भौतिक शरीर काफी कमजोर था, उसकी प्रतिरोध करने और क्षति उठाने की वास्तविक क्षमता किसी को भी चकित कर देगी। भले ही का दी युन एक संत थे, अपने संत हथियार का उपयोग किए बिना उनके नियमित हमले जियान चेन को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा जियान चेन को कुछ छोटी चोटें लगेंगी। दूसरी ओर जब का दी युन उसी स्थान पर खड़ा था, तो उसका चेहरा बड़े दर्द से सिकुड़ गया था, क्योंकि उसका शरीर उस दर्द से कांपने लगा था जिसे वह महसूस कर रहा था। इससे पहले जियान चेन की मुट्ठी, जो पंख की तरह हल्की लग रही थी, उसके पेट से टकराए और एक अजीब सी अनुभूति उसमें स्थानांतरित हो गई।
शक्ति जबरन उसके शरीर में प्रवेश कर गई और अचानक उन्मत्त हो गई क्योंकि वह उसके भीतर विस्फोटित हो गई, जिससे उसका आंतरिक शरीर दर्द से पागल हो गया। का दी यून का चेहरा अतुलनीय रूप से काला पड़ गया क्योंकि उसने अपने शरीर के भीतर की सारी पवित्र शक्ति का उपयोग उस शक्ति से मुकाबला करने के लिए करना शुरू कर दिया जो अंदर विद्रोह कर रही थी। चूंकि उनकी सेंट फोर्स जियान चेन की तुलना में अधिक मजबूत थी, इसलिए उनके भीतर की विदेशी शक्ति जल्दी ही दूर हो गई, लेकिन नुकसान हो चुका था। इस समय का दी यून आंतरिक क्षति से भी पीड़ित था। क्षति बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन अगर यह और लंबी चली तो निश्चित तौर पर इससे लड़ाई में उनके प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। का दी यून ने हैरान भाव से अपने सामने शांत जियान चेन को देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक संत के रूप में उसे अपने से कम रैंक वाले किसी व्यक्ति द्वारा इतनी कठिन स्थिति में डाल दिया जाएगा। हालांकि वह अपने सेंट हथियार का उपयोग नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी ताकत 10वीं परत के शिखर पर मौजूद लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी। 8वीं परत जियान चेन की तो बात ही छोड़ दें। उस पल में का दी यून को अंततः एहसास हुआ कि जियान चेन से निपटना कितना कठिन था, लेकिन रुकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पिछले कुछ टकरावों में वह समझ गया था कि सेंट हथियार का उपयोग किए बिना उसके लिए जियान चेन को हराना मुश्किल होगा और वह उससे हार भी सकता है। सेंट वेपन के साथ वह निश्चित रूप से उसके खिलाफ जीत जाएगा, लेकिन यह एक उज्ज्वल स्थिति नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा था कि वह जियान चेन के खिलाफ सेंट वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर अब वह अपनी बात से मुकर गए तो भले ही जीत जाए, उनकी प्रतिष्ठा बहुत नीचे चली जाएगी। आखिरकार कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ साथ बहुत सारे लोग मैच देख रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि वह का दी यून गेसुन साम्राज्य के कादी कबीले का कुलीन बड़ा बेटा था। वह अब चेहरा नहीं खो सकता था। का दी यू अब अपने कार्यों पर विचार करना शुरू कर रहा था, लेकिन तभी जियान चेन ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर उस पर हमला करने का फैसला किया। तेजी से निकट आते हुए जियान चेन एक अजीब तकनीक का उपयोग कर रहा था, जिससे उसकी चाल अप्रत्याशित हो गई और वह बिजली के बोल्ट जैसा दिखने लगा। का दी यून की नजर में जियान चेन एक बात की छवि बन गई थी। का दी यून ने जियान चेन के हमले को बाल बाल रोका। उसका दाहिना हाथ उखड़ गया था और उसके पास उसे वापस अपनी जगह पर रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए वह जियान चेन के हमलों को रोकने के लिए केवल अपने बाएं हाथ का उपयोग कर सकता था। इस वजह से जियान चेन की सेंट फोर्स के सामने का दी यून अपनी अजेय स्थिति से गिर गया और अब ईमानदारी से लड़ना शुरू कर दिया। उसने अब जियान चेन को कम महत्व नहीं दिया और उसे उसी स्तर के प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखना शुरू कर दिया। दोनों लोग तेज गति से लड़ते रहे। युद्ध क्षेत्र भयंकर हो गया। जियान चेन ने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की क्योंकि का दी यून की ताकत उसकी ताकत से कहीं अधिक मजबूत थी। उन दोनों के गतिरोध में होने के कारण दोनों केवल एक दूसरे का बचाव ही कर सकते थे। जियान चेन के हमले लगातार मजबूत होते जा रहे थे, जबकि का दी यून के लिए प्रतिरोध करना कठिन होता जा रहा था। धीरे धीरे का दी यून की आंखों के सामने वह केवल जियान चेन के हाथों की हथेलियां देख सकता था। उसकी आंखें जियान चेन की बात की छवियों के बीच अंतर करने में बहुत थक गई थीं और वह केवल अपनी सुनने की क्षमताओं पर भरोसा कर सकता था कि जियान चेन कब और कहां हमला करेगा। अंत में का दी यून लापरवाह हो गया और जियान चेन ने उसके बाएं कंधे पर एक शक्तिशाली प्रहार किया। का दी यून मदद नहीं कर सका, लेकिन पीछे रह गया क्योंकि जियान चेन ने उस पर ढेर सारे हमले करने शुरू कर दिए। ये लगभग वैसा ही था मानो का दी यून एक बहुत ही भयंकर तूफान में था जहां वह हर कोण से पस्त था। पेंग पेंग पेंग। जियान चेन ने बार बार क्रूर हमलों के साथ का दी यू के कंधे पर प्रहार किया और यहां तक कि का दी यू की मजबूत संत शक्ति भी हमलों को सहन नहीं कर सकी। वह लगातार पीछे हटता गया और का दी यून के मुंह से खून का एक निशान निकल गया। ये देखकर कि का दी यून को पहले ही मैदान के किनारे तक खदेड़ दिया गया था, जियान चेन की आंखें बुरी तरह चमक उठीं। गुर्राते हुए जियान चेन ने सेंट फोर्स को अपने हाथ में इकट्ठा किया और का दी यून की छाती पर दूसरी बार वार किया। यह मुट्ठी पिछली मुट्ठी से बहुत अधिक मजबूत थी और जैसे ही मुट्ठी जुड़ी का दी यून मैदान से नीचे जमीन पर गिर गया। जियान चेन जोर जोर से सांस लेते हुए मैदान में खड़ा रहा। चूंकि वह लगातार अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहा था,
उसने सेंट फोस की अपनी आपूर्ति समाप्त कर दी थी, इस हद तक कि उसके शरीर के भीतर लगभग कुछ भी नहीं बचा था। यदि का डी युन ने अभी और यही हार स्वीकार नहीं की होती तो जियान चेन लंबे समय तक अपनी जीत की संभावना को बरकरार नहीं रख पाता। अखाड़ा शांत हो गया क्योंकि हर कोई अखाड़े के शीर्ष पर खड़े अकेले व्यक्ति को घूर रहा था। इस समय सभी ने समझ से बाहर के भाव दिखाए। ये पहले से ही किसी के भी बेतहाशा अनुमान से अधिक था और किसी ने भी नहीं सोचा था कि जियान चेन एक संत के खिलाफ जीत जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने लगभग सुरक्षित बाहर निकलते हुए एक संत को हरा दिया था। भले ही संत ने संत हथियार का उपयोग नहीं किया था, ये परिणाम न तो कम आश्चर्यजनक था और न ही पूर्वानुमानित था। इस समय मैदान पूरी तरह से शांत था, इतना शांत कि कोई भी पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। वहां 200 से ज्यादा लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। बड़े भाई, जब कदी भाई बहन तेजी से उस स्थान पर पहुंचे जहां कदी यून फर्श पर लेटा हुआ था, तब अंततः एक आवाज ने मैदान की खामोशी को तोड़ दिया। जैसे जाग गए, सब लोग शोर मचाने लगे मानो किसी बर्तन की सील टूट गई हो। मैदान के चारों ओर लोग उत्साह और सदमे से शोर मचाते हुए बातें कर रहे थे। स्वर्ग, मैं सपना नहीं देख रहा हूं, 8वीं कक्षा का एक छात्र एक संत को हराने में कामयाब रहा। यह अकादमी के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। क्या वह चांगयांग जियांग तियान वास्तव में 8वीं परत पर है? यहां तक कि 10वीं परत के शिखर पर मौजूद व्यक्ति भी जरूरी नहीं कि उस संत को हरा सके जो अपने संत हथियार का उपयोग नहीं कर रहा था। चांगयांग जियांग तियान की ताकत संभवतः केवल 8वीं सेंट फोस परत पर नहीं हो सकती। कौन जानता है, उसने पहले से ही एक संत हथियार को संघनित कर लिया होगा। अन्यथा वह सीनियर का दियू एक संत जैसे छात्र को कैसे हरा पाएंगे? शायद चांगयांग जियांग तियान ने जीतने के लिए किसी प्रकार का घृणित तरीका इस्तेमाल किया। जियान चेन ने किसी भी टिप्पणी का उत्तर देने की जहमत नहीं उठाई और नीचे कूद गया जहां उसका बड़ा भाई चांगयांग हू था। अपने भाई की अत्यधिक सदमे की अभिव्यक्ति को देखकर जियान चेन हंसे। बड़े भाई, मैंने तुम्हें निराश नहीं किया, मैं जीत गया। ये सुनकर चांगयांग हू भावुक हो गए और दोनों हाथों से जियान चेन को गले लगा लिया। चौथे भाई, तुम सचमुच अद्भुत हो। आप एक संत का दी युन को हराने में कामयाब रहे। आपका बड़ा भाई सचमुच आपकी प्रशंसा करता है। उन्होंने जियान चेन को एक विशाल भालू के आलिंगन में लपेटते हुए कहा। जियान चेन ने स्नेह से एक प्रसन्न मुस्कान छोड़ी, इससे पहले कि वह धीरे धीरे अपने भाई की बाहों से खुद को अलग कर लेता। बड़े भाई, यहां बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। चलो पहले ये जगह छोड़ दें। अध्याय 24 कौशल। चांगयांग हू ने सिर हिलाने से पहले अनजाने में भीड़ की ओर देखा। ठीक है चौथे भाई, चलो पहले तुम्हारे कमरे में चलते हैं। आपको निश्चित रूप से मुझे बताना होगा कि आपने कदी युन को कैसे हराया, और फिर आज रात मैं कुछ दोस्तों को बुलाऊंगा और जश्न मनाऊंगा। जियान चेन अपने भाई को देखकर खुशी से मुस्कुराया। बड़े भाई, मैं तुम्हें सिखा सकता हूं कि मैंने कदी युन को कैसे हराया, लेकिन चलो जश्न के बारे में भूल जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। चलो चौथे भाई, अपने छात्रावास में वापस चलते हैं, यहाँ बहुत शोर है। चांगयांग हू ने अपने छोटे भाई को छात्रावास की दिशा में वापस खींचना शुरू कर दिया। चांगयांग जियांग तियान। इससे पहले कि जियान चेन एक कदम उठा पाता, एक सौम्य और अति सुंदर आवाज ने उसे पुकारा। परिचित आवाज सुनकर जियान चेन मुड़ने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया। स्पीकर की ओर देखते हुए उसने दौड़ती हुई लड़की की आकृति को पहचान लिया, विशेषकर उस सुंदर लड़की को जो पहले लाइब्रेरी में उसके बगल में बैठी थी। हाँ, जियान चेन ने सवाल किया, क्योंकि उसने उदासीनता से उस युवा लड़की को देखा जो इतनी सुंदर थी कि शहर को उसके लिए लड़ना आसान होगा। खुशी से हंसते हुए लड़की की आवाज पानी की एक धीमी धारा की तरह थी। धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाते हुए एक पस दिखाया, उसने खुशी से कहा, चेंगयांग जियांग तियान, आप मुझे 100 बैंगनी सिक्के जीतने में कामयाब रहे, मैं वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसकी आवाज असाधारण रूप से मधुर थी और सुनने में भी बहुत सुखद थी। ये लगभग वैसा ही था मानो वह किसी शांतिपूर्ण दिन में गा रही कोई स्काइलार्क हो। ये सुनकर चांगयांग हू को अचानक कुछ एहसास हुआ।
उसने अविश्वास से अपने माथे पर हाथ मारा। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। मैंने 100 बैंगनी सिक्के नीचे रखे, वह मेरी पूरी बचत थी और मुझे वह वापस नहीं मिली। चौथा भाई, तुम मेरे बिना रहो, तुम्हारे बड़े भाई को अपना पैसा वापस लेना होगा। और इसके साथ ही चांग यांग हू हवा की तरह गायब हो गया, वापस जहां जुआरियों की भीड़ थी। चांग यांग हू को अपने पैसे के लिए वापस भागते हुए देखकर जियान चेन हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उस समय लड़की धीरे धीरे जियान चेन के पास चली गई और अपनी जिज्ञासु आंखों से उसकी सुंदर विशेषताओं का अध्ययन कर रही थी। नमस्ते चांग यांग जियांग तियान, मेरा नाम यू यू है। क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की इजाजत है? जियान चेन ने हंसते हुए उत्तर दिया, मिस यू यू, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आपको आगे बढ़कर पूछना चाहिए, लेकिन मैं उत्तर की गारंटी नहीं दे सकता। कोई चिंता नहीं, यू यू ने पूछने से पहले धीरे से हंसते हुए कहा। चेंग यांग जियांग तियान, क्या आपकी ताकत वास्तव में केवल 8वीं सेंट फोर्स ले की है? जियान चेन एक पल के लिए झिझके और फिर अपना सिर हिलाया। ये सही है, फिलहाल मैं 8वीं सेंट फोर्स ले में हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जल्द ही 9वीं ले में सफलता हासिल करूंगा। उसका उत्तर सुनकर यू यू आश्चर्यचकित रह गई। आश्चर्यचकित दृष्टि से उसने कहा, चेंग यांग जियांग तियान, क्या आपका मतलब है कि आप वास्तव में संत स्तर तक नहीं पहुंचे हैं? उसकी आवाज में कुछ संदेह था, स्पष्ट रूप से वह उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करती थी। उसकी आवाज में अविश्वास को देखते हुए जियान चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कुछ झुंझलाहट के साथ बोला, मिस यू यू, ऐसा लगता है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। भले ही वह एक खूबसूरत लड़की थी जिसके लिए अनगिनत शहर लड़ सकते थे, जियान चेन के लिए वह औसत लड़की से अलग नहीं थी। यू यू ने हंसते हुए तुरंत माफी मांगते हुए अपने हाथ हिलाए। मुझे क्षमा करें चांग्यांग जियांग तियान, मैं बहुत ज्यादा चकित हूं। मुझे आशा है कि आपने मेरी बात का बुरा नहीं माना होगा। जैसे ही चांग्यांग हू प्रसन्न चेहरे और एक मोटे सिक्के की थैली के साथ दौड़ता हुआ वापस आया, उसकी आवाज धीमी हो गई। जब वह जियान चेन के पास पहुंचा तो वह पस को अपने हाथ से ऊपर नीचे उछाल रहा था और उसने हंसते हुए कहा, चौथा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई बहुत बुद्धिमान है। 1 घंटे से भी कम समय में मैंने 100 बैंगनी सिक्के जीत लिए हैं। 100 बैंगनी सिक्के किसी भी तरह से एक आम व्यक्ति के लिए एक छोटी संख्या नहीं थी, और उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में केवल साधारण मात्रा में भोजन खाते थे, 100 बैंगनी सिक्कों से 3 लोगों के परिवार का शेष जीवन भर पेट भरा जा सकता है। अपने भाई के हाथ में सिक्के के पस को घूरते हुए जियान चेन मुस्कुराने लगा और कहा, मिस यू यू, यदि आपके पास कोई अन्य प्रश्न नहीं है तो मैं पहले जा रहा हूं। यूयूए ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, मैं तुम्हें अब और नहीं रोकूंगी। मैंने अपनी किताब भी पूरी नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं लाइब्रेरी लौट रहा हूं। चांग्यांग जियांग तियान, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। इसके तुरंत बाद जियान चेन अपने बड़े भाई को अपने छात्रावास में वापस ले आया और जैसे ही वे दोनों अंदर आए, उसने दरवाजा बंद कर दिया। तुरंत चांग्यांग हू ने अधीरता से पूछा, चौथे भाई, तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने का दी युन को हराने के लिए क्या किया, और आप वास्तव में कितने मजबूत हैं। ये केवल 8वें सेंट फोर्स लेयर पर ही नहीं हो सकता, आपको एक संत बनना होगा। जैसे ही वह बोला, चांग्यांग हू के चेहरे पर एक अधीर, उत्साहित चेहरा दिखाई दिया क्योंकि वह उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। जियान चेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, मैं नहीं हूं। बड़े भाई, मेरी वास्तविक ताकत 9वीं सेंट फोर्स परत से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। जहां तक संत स्तर तक पहुंचने की बात है, मेरा मानना है कि मैं अभी भी इससे काफी दूर हूं। चांग्यांग हू ने संदेह से उसकी ओर देखा। चौथे भाई, यदि आप कहते हैं कि आप एक संत के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, तो आपने कदी युन को कैसे हराया? हंसते हुए जियान चेन ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने कदी युन को कैसे हराया? बड़े भाई, क्या आपने मैच साफ नहीं देखा? चांग्यांग हू का सिर शर्म से झुक गया और उसने शर्माते हुए कहा, वह एक चौथा भाई, दरअसल मैं मैच को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। क्या आप कृपया अपने बड़े भाई को बता सकते हैं? हालांकि चांग्यांग हू ने मैच को शुरू से अंत तक देखा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें सिर्फ आंखों की रोशनी से नहीं समझा जा सकता था।
उदाहरण के लिए चांग यानधु ये समझने में सक्षम नहीं था कि क्या हुआ जब जियान चेन ने का डी यून पर एक मुक्का मारा जो पंख जितना हल्का लग रहा था, लेकिन फिर भी काफी नुकसान करने में कामयाब रहा। जियान चेन अपने बिस्तर पर बैठ गया, शांति से चांग यानधु की ओर देखा और कहा, बड़े भाई, मेरे जैसा 8वीं परत का छात्र का दी यून जैसे संत को हराने में सक्षम होने का एकमात्र कारण ये था कि मैंने जीतने के लिए एक तकनीक पर भरोसा किया था। एक तकनीक। चांग यानधु को अभी भी संदेह था। जब तकनीक और कौशल की बात आती थी तो वह कोई अजनबी नहीं थे, क्योंकि अकादमी में कई शिक्षक अक्सर अपनी व्यक्तिगत तकनीकों के ज्ञान के बारे में बात करते थे। समान रूप से मेल खाने वाले विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाई में जीतने के लिए किसी को बेहद मजबूत तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, लेकिन ऐसी तकनीकों को प्रशिक्षित करना इतना आसान नहीं था। भले ही उन्होंने तकनीकें सीख ली, केवल युद्ध के अनुभव वाले लोग ही ऐसा कर पाएंगे। किसी तकनीक को सीखें और उसमें इस हद तक सुधार करें कि उसे अपनी युद्ध शैली में शामिल कर सकें। चांग यानधु वास्तव में भ्रमित था कि जियान चेन न केवल उससे छोटा था, बल्कि वह अब केवल कुछ ही दिनों के लिए अकादमी में रहा है। जब चांग यानधु ने देखा कि जियान चेन ने ऐसी तकनीक में महारत हासिल कर ली है तो वह चौंके बिना नहीं रह सका। चौथे भाई, तुमने ऐसी तकनीक कहाँ से सीखी? चांग यानधु ने उत्सुकता से पूछा। जियान चेन ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। बड़े भाई, मैं आपको यह नहीं बता सकता। यह सुनकर चांग यानधु के चेहरे पर दुख के भाव आ गए। हालांकि जियान चेन ने जो अगली बात कही उससे उनका उत्साह वापस लौट आया। बड़े भाई, अगर आप मार्शल तकनीक सीखने के इच्छुक हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूं। वास्तव में ये बहुत अच्छा है। चौथे भाई, तुम मुझे पढ़ाना कब शुरू कर सकते हो? अभी के बारे में कैसे? वह शुरुआत करने के लिए उत्सुक था और तुरंत इस अद्भुत तकनीक को सीखना चाहता था। एक बार जब उन्होंने तकनीक सीख ली तो उनके लिए उन संतों को चुनौती देना भी संभव हो गया, जिन्होंने अपनी वर्तमान शक्ति से अपने संत हथियारों को संघनित कर लिया था। जियान चेन हंसे। बड़े भाई, कल से शुरुआत करना बेहतर होगा। मैं कल सुबह अकादमी के बाहर पूर्वी ग्रोटो में आपका इंतजार करूंगा। ठीक है चौथे भाई, यह एक सौदा है। मैं कल सुबह कुटी में रहूंगा, चांग यानधु ने वादा किया। हालांकि अकादमी के कई शिक्षक मार्शल तकनीक सीखने में किसी को निर्देश देने में मदद कर सकते थे, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि लड़ाई की तकनीकें किसी कबीले में पिछली पीढ़ी द्वारा सबसे अच्छी तरह से सिखाई जाती थीं। यहाँ के प्रोफेसरों द्वारा सिखाई गई तकनीकें इतनी मजबूत नहीं होंगी कि उनके किसी भी प्रतिद्वंद्वी को परास्त किया जा सके। बाद में दोनों भाइयों ने कुछ देर तक बातचीत की, जब तक कि चांग यानधु अंततः चला नहीं गया। क्योंकि जियान चेन ने कादियों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी अधिकांश सेंट फोर्स का इस्तेमाल किया था, वह थक गया था और थोड़ा घायल हो गया था। इस वजह से उन्होंने अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्लास 3 मॉन्स्टर कोर का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसे कम ही पता था कि पूरी अकादमी पहले से ही इस बात को लेकर हंगामा में थी कि जियान चेन ने कादी यून को कैसे हराया था। अकादमी में ऐसा कोई नहीं था जिसने इसके बारे में नहीं सुना हो, और इससे छात्रों और शिक्षकों दोनों को समान रूप से झटका लगा। सभी ने सोचा कि यह कल्पनीय है और इस पैमाने की घटना कारगत अकादमी के पूरे इतिहास में व्यावहारिक रूप से अभूतपूर्व थी। किसी ने कभी किसी संत के बारे में नहीं सुना था जो इतना शक्तिशाली था कि 10वीं परत के शिखर पर किसी व्यक्ति को आसानी से हरा सकता था और केवल 8वीं परत पर किसी व्यक्ति द्वारा पीटा जा सकता था। भले ही किसी संत ने संत हथियार का उपयोग नहीं किया हो, फिर भी वह 9वीं परत के किसी व्यक्ति को आसानी से हरा सकता है, किसी नए व्यक्ति को तो छोड़ ही दे जो केवल 8वीं परत पर था। जियान चेन और कादी यून के बीच लड़ाई की खबर जल्द ही प्रधानाध्यापक के कानों तक पहुंच गई। करगात अकादमी में केंद्रीय टॉवर के मध्य में प्रधानाध्यापक खुली खिड़की के पास खड़े होकर स्थिति के बारे में विचार कर रहे थे। जैसे ही उसकी भौहें आपस में जुड़ी, उसने पूछा, बायन, क्या तुम जो कह रही हो वह सच है? चांग यांग जियांग तियान ने वास्तव में सेंट कादी यून को तब हराया था जब वह केवल 8वें सेंट फोर्स लेयर पर था। पहली बार तो प्रधानाध्यापक को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ और जिज्ञासा से उनकी आंखें चमक उठी। उप प्रधानाध्यापक बायन प्रधानाध्यापक के पीछे सम्मानपूर्वक खड़े थे।
हेडमास्टर के शब्दों के जवाब में बायएन ने उत्तर दिया, हेडमास्टर, मैंने सभी छात्रों को इसके बारे में बात करते हुए सुना है, लेकिन मैं सटीक विवरण के बारे में निश्चित नहीं हूँ। लेकिन अभी इस घटना ने अकादमी को उलट पुलट कर रख दिया है। व्यावहारिक रूप से हर शिक्षक जानता है कि चांगयांग जियांग तियान ने उच्च रैंक वाले का दी यून को हराया है। हालांकि अफवाहें ये है कि का डी यून ने अपने सेंट हथियार का उपयोग नहीं किया और जियान चेन के खिलाफ नंगे हाथ लड़ाई लड़ी। हेडमास्टर ने गहरी सोच में डूबते हुए अपनी लंबी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। चूंकि अफवाहें इतनी व्यापक रूप से फैल गई हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यह सच है। हाँ, ऐसा लगता है कि चांग बाई काफी जटिल युवा खिलाड़ी लेकर आई है। एक संत को 8वीं बाद के छात्र द्वारा पीटा जाना कितना अकल्पनीय है। भले ही संत ने हाल ही में तोड़फोड़ की हो और अपने हथियार का उपयोग नहीं किया हो, फिर भी उसकी ताकत 10वीं परत पर 1 से अधिक होनी चाहिए। करगाथ अकादमी में अपने सभी वर्षों में मैंने ऐसा कोई मैच नहीं देखा जहां निचले स्तर वाला कोई व्यक्ति जीता हो। प्रधानाध्यापक, हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए? बायएन ने सम्मानजनक स्वर में कहा, देर सबेर स्कूल के वरिष्ठ 8वीं कक्षा के उस छात्र की खोज करेंगे जिसने एक संत को हराया था और चांगयांग जियांग तियान के लिए असुविधा बन गया। हेडमास्टर के प्रति बायएन के मन में कितना सम्मान था उसे मापा नहीं जा सकता, क्योंकि इसे पूजा भी माना जा सकता है। प्रधानाध्यापक बायएन की ओर मुड़े और लापरवाही से अपना हाथ लहराया, इसे भूल जाओ, उन्हें इसे स्वयं संभालने दो। जब तक वे इसे कोई बड़ी बात नहीं बनाते, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके अलावा यह उनके लिए एक परीक्षा होनी चाहिए। यदि वे अपने ऊपर फेंकी गई हर चीज को सहन नहीं कर सकते, तो वे अच्छे योद्धाओं के रूप में परिपक्व नहीं होंगे। अध्याय 25, बड़े भाई को निर्देश देना। पलक झपकते ही का दी यून और जियान चेन के बीच लड़ाई हुए 3 दिन बीत चुके थे। कारगाथ अकादमी में लगभग हर कोई चांगयांग जियांग तियान के बारे में जानता था। अब आप उसका नाम सुने बिना कुछ कदम भी नहीं चल सकते थे। पिछले 3 दिनों में जियान चेन ने हर सुबह अपने बड़े भाई को कुटी में मार्शल तकनीक सिखाने में बिताया था। इसके अलावा उन्होंने अपना शेष समय खेती करने में बिताया। क्लास 3 मॉन्स्टर कोर ने उसकी खेती दर में भारी सुधार किया था। वह जल्दी से 10वीं परत तक पहुंचना चाहता था ताकि वह सीधे सेंट स्तर पर पहुंच सके। जियान चेन इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि सेंट वेपन को संघनित करना कैसे काम करता है, लेकिन पुस्तक स्पष्टीकरण के अनुसार एक बार सेंट वेपन को संघनित करने के बाद इसने किसी के सेंट फोर्स को बदल दिया। उस क्षण से संत हथियार किसी की शक्ति का मूल होगा। जब यह शरीर में रहता है तो ये सेंट फोर्स को छोड़ देता है, और जब कोई इसे बुलाता है तो सेंट हथियार उसका सबसे मजबूत हथियार बन जाता है। इससे व्यक्ति का आक्रमण कई गुना बढ़ जाएगा। एक संत हथियार किसी की ऊर्जा थी, यदि यह टूट गया तो वह व्यक्ति अपनी सारी साधना प्रगति खो देगा और साथ ही उसे घातक चोट भी लगेगी। यदि ब्रेक काफी घातक होता तो अभ्यासकर्ता की मृत्यु हो जाती। हालांकि एक सेंट हथियार बेहद मजबूत था, ये तब तक नहीं टूटता था जब तक कि विरोधी पक्ष उनसे काफी मजबूत न हो। अगली सुबह जियान चेन ने अपनी आंखें खोली, जो पिछली रात की खेती के पूरा होने का संकेत था। पूरे 3 दिनों की साधना के बाद जियान चेन के अंदर की संत शक्ति मजबूत हो गई थी और उसने अनुमान लगाया कि वह 9वीं परत को पार करने में काफी समय लगा है। उसे यह पता लगाने के लिए अपने संत बल का परीक्षण करना होगा कि वह 10वीं परत का अभ्यासी या संत बन गया है या नहीं। अपने बिस्तर से उतरकर जियान चेन ने छात्रावास से बाहर निकलने से पहले जल्दी से कपड़े पहने। आसमान में अभी भी अंधेरा था और अधिकांश छात्र अभी भी खेती कर रहे थे या सो रहे थे। खेल का मैदान अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण था क्योंकि वहां कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। केवल दूरदराज के कोनों में जियान चेन ने कुछ अन्य सुबह उठने वालों को अभ्यास करते देखा। मैदान से गुजरते हुए जियान चेन तुरंत कुटी की ओर चला गया। पिछले कुछ दिनों में जियान चेन को अपने बड़े भाई को लड़ाई के पहलुओं के बारे में कुछ ज्ञान सिखाने के लिए हर सुबह कुछ समय बिताना पड़ता था। आखिरकार अपनी पिछली दुनिया में जियान चेन कई वर्षों तक एक घुमक्कड़ और विशेषज्ञ था, इसलिए उसने अनगिनत लड़ाइयों में भाग लिया था। युद्ध के अनुभव की मात्रा कागर्थ अकादमी के शिक्षकों से कहीं अधिक थी। यदि वास्तव में तुलना की जाए तो जियान चेन के पास पहले से ही कागर्थ अकादमी के शिक्षकों को पढ़ाने की योग्यता थी।
जब जियान चेन कुटी में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनका बड़ा भाई चांग्यांगहू पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था और वर्तमान में एक पेड़ के तने पर बैठा था। उसकी अभिव्यक्ति लक्ष्यहीन थी, वह बोरियत से बेतरतीब ढंग से अपने आसपास की चीजों पर नजरें गड़ाए हुए था। जैसे ही जियान चेन प्रकट हुआ, वो तुरंत उत्साह में खड़ा हो गया और पेड़ के तने से कूद गया। उसने खुशी से कहा, चौथे भाई, आखिरकार तुम आ ही गए। जियान चेन मुस्कुराया, बड़े भाई, आप इतनी जल्दी क्यों पहुंचे? हे, यह आदत है, बस एक आदत है। चौथे भाई, चलो अब शुरू करते हैं। मैंने कल पूरा दिन बिजली के उपयोग का हेड या टेल बनाने की कोशिश में बिताया, जिसका आपने कल सुबह उल्लेख किया था, लेकिन मैं अभी भी इसे समझने में असमर्थ था। क्या आप इसे अपने बड़े भाई को एक बार और विस्तार से समझा सकते हैं? चांग्यांगहू ने थोड़ा शर्मिंदा स्वर में पूछा। बेशक मैं कर सकता हूं। जियान चेन मुस्कुराए और उत्तर दिया, बड़े भाई, मैं आपको कल सुबह इसके बारे में बताऊंगा। आज मैं व्यक्तिगत रूप से इसे आपके सामने प्रदर्शित करूंगा। ये कहते हुए जियान चेन ने अपने पैरों के पास एक पतली छड़ी उठाई। बड़े भाई, ध्यान से देखो। ये कहते हुए जियान चेन ने शाखा ली और उसे अपनी कलाई की मोटाई के बराबर एक छोटे पेड़ की दिशा में हल्के से लहराया। जब शाखा छोटे पेड़ के पास पहुंची तो पतली शाखा सीधे उसके हाथ से छूट गई और चुपचाप छोटे पेड़ में घुस गई, जैसे कि कोई बाधा ही न हो। ऐसा लग रहा था मानो वह छोटा पेड़ मूल रूप से केवल एक मृगतृष्णा था। जैसे ही उसने यह अजीब दृश्य देखा, चांग्यांगहू को बड़े संदेह होने लगे। उसी समय एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जैसे ही छोटा पेड़ बीच में से टूटने लगा, ऊपर का आधा हिस्सा नीचे गिर गया। चांग्यांगहू ने अपनी आंखें चौड़ी की और तुरंत पेड़ की ओर भागा और उस पर एक अजीब सा चिकना चीरा देखा। ये लगभग ऐसा था मानो किसी तेज तलवार ने पेड़ को काट डाला हो। ये वास्तव में अकल्पनीय था, क्योंकि एक कमजोर पेड़ की शाखा को हल्के से काटकर किया गया ये बारीक कट छोटे पेड़ को काटने के लिए पर्याप्त था। तुरंत चांग्यांगहू की नजर जियान चेन के हाथ में मौजूद छोटी पेड़ की शाखा पर गई। वह दौड़कर ऊपर गया और देखने के लिए उसे अपने हाथों में ले लिया, लेकिन उसने उसे जितना भी देखा वह एक औसत पेड़ की शाखा लग रही थी। जैसे ही उसने उसे धीरे से हिलाया, पेड़ की शाखा केवल उसके हाथ से हिल गई। ये देखकर चांग्यांगहू का संदेह और भी बढ़ गया। उसे वास्तव में समझ नहीं आया कि इतनी साधारण दिखने वाली पेड़ की शाखा उसकी कलाई के आकार के पेड़ के तने को कैसे काट सकती है। उसने अपनी उंगलियों पर थोड़ा जोर लगाया और उसके हाथ की पेड़ की शाखा आधी टूट गई। चौथे भाई, तुमने ऐसा कैसे किया? इतनी कमजोर पेड़ की शाखा एक छोटे पेड़ को कैसे काट सकती है? चांग्यांगहू ने पूछा। उसके चेहरे पर संदेह साफ देखा जा सकता था। जियान चेन हंसे, बड़े भाई, इसे पूरा करने के लिए केवल सेंटफोर्स की आवश्यकता है। यह मत कहो कि यह पेड़ की शाखा के कारण है, भले ही वह सुई या सिलाई का धागा हो, वे दोनों पेड़ की शाखा को आसानी से काट सकते हैं। बेशक मेरी वर्तमान ताकत ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। क्या एक सिलाई सुई और डोरी एक पेड़ को काट सकती है? चौथा भाई, तुम्हें बुखार है या कुछ और? ये संभव नहीं हो सकता। चांग्यांगहू सदमे में चिल्लाया। जियान चेन ने जो कहा था उस पर उससे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अपने जन्म के बाद से उसने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। उनके लिए यह एक असंभव उपलब्धि थी। चांग्यांगहू के गुस्से पर जियान चेन शुरू से अंत तक मुस्कुराता रहा। उसने उससे भिन्न प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन जियान चेन ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। जब वह दिन आएगा जब चांग्यांगहू की ताकत काफी मजबूत होगी तो वह समझ जाएगा। जियान चेन ने जमीन से एक और पेड़ की शाखा उठाए और कहा, बड़े भाई, आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं एक पेड़ को काटने के लिए एक पेड़ की शाखा का उपयोग कैसे कर सकता हूं? दोबारा देखो, मैं एक बार और दिखाऊंगा। चांग्यांगहू चुप हो गया, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से जियान चेन के हाथ में मौजूद पेड़ की शाखा पर केंद्रित हो गया। अब उसमें विचलित होने की हिम्मत नहीं थी, कहीं ऐसा न हो कि वह कुछ विवरण भूल गया हो। पेड़ की शाखा को अपने हाथों में लहराते हुए जियान चेन की आंखें एक बार चमकीं, इससे पहले कि पेड़ की शाखा अचानक उसके हाथों में विकृत हो जाती, जिससे पेड़ की शाखा के मुड़े हुए हिस्से धीरे धीरे सीधे हो जाते।
जिस तरह से उसे घुमाया गया था, ऐसा लग रहा था मानो उसका अपना जीवन हो, क्योंकि वह उसी तरह से घूम रहा था जैसे सांप चलता है। वह धीरे धीरे हवा में इधर उधर घूमने लगा। जिन्होंने ये दृश्य देखा, वे केवल इसे अजीब ही बता पाएंगे। इस अजीब प्रदर्शन से चांग यांगहू की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। उसकी आंखें इतनी चौड़ी होने से ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये केवल एक पेड़ की शाखा थी, और फिर भी इसने अप्रत्याशित रूप से अपने आप इधर उधर घूमना शुरू कर दिया था। जियान चेन की आंखों से अद्भुत रोशनी निकलने लगी और वह चिल्लाया, बड़े भाई कृपया ध्यान से देखें। जियान चेन ने बिल्कुल सीधी पेड़ की शाखा पकड़ ली और उसे लेकर पास के दूसरे छोटे पेड़ की ओर आगे बढ़ गया। उसकी चाल बिल्कुल भी तेज नहीं थी, वास्तव में वे बहुत धीमे थे। पेड़ की ओर बढ़ते हुए जैसे ही उसकी पेड़ की शाखा पेड़ से टकराए, ऐसा लगा मानो पेड़ की शाखा पेड़ में समा रही हो। धीरे धीरे पेड़ की शाखा पेड़ के तने में और भी गहराई तक घुसती चली गई, इससे पहले कि वह अंत में पेड़ के तने से टकराती। इस हरकत से चांग यांगहू स्तब्ध रह गया और उसका ध्यान पेड़ के तने पर केंद्रित हो गया। उसका मुंह इतना खुल गया कि उसमें एक अंडा समा जाए। उसकी आंखों में अविश्वास के भाव झलक रहे थे। चौथे भाई, तुमने ऐसा कैसे किया? चांग यांगहू विस्मय से कांप उठा। यहां तक कि उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसकी आंखें अभी भी पेड़ पर टिकी हुई थीं। फीकी मुस्कान के साथ जियान चेन ने उत्तर दिया, बड़े भाई, वास्तव में ऐसा करना उतना कठिन नहीं है। जब तक आप अपने संत बल को पेड़ की शाखा के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, तब भले ही यह एक सामान्य पेड़ की शाखा हो, यह एक तेज हथियार में बदल जाएगी। यदि किसी की ताकत पर्याप्त है, तो पेड़ की शाखा लोहे की तलवार की तरह आसानी से काट सकती है। सेंट फोर्स और पेड़ की शाखा में सामंजस्य बिठाने के लिए बुदबुदाते हुए चांग यांगहू की भौहें एकाग्रता से झुक गईं। तुरंत उसने फर्श पर एक पेड़ की शाखा पकड़ ली और जियान चेन के निर्देशों का पालन करते हुए उसने अपने सेंट फोर्स के साथ पेड़ की शाखा को धीरे धीरे भरना शुरू कर दिया। पेंग! ठीक उसी क्षण जब उसकी सेंट फोर्स ने पेड़ की शाखा से संपर्क किया, पेड़ की शाखा में जोरदार विस्फोट हुआ और उसके टुकड़े हवा में उड़ गए। बड़े भाई, आपकी संत सेना अत्यधिक उग्र है, इसलिए कमजोर पेड़ की शाखा इसे सहन करने में सक्षम नहीं थी। इसके अलावा आप अभी तक अपने सेंट फोर्स को अच्छे स्तर पर नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं। याद रखें, जब आप पेड़ की शाखा में संत बल का सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि संत बल को एक नर्म प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए, न कि एक हिंसक ऊर्जा में। जियान चेन ने निर्देश दिया। ये सुनकर चांग यांगहू हैरान हो गया। चौथे भाई, कोई अपने संत बल को एक नर्म प्रकार की ऊर्जा कैसे बना सकता है? संत बल को एक नर्म प्रकार की ऊर्जा में बदलना इसका उपयोग करने का एक अलग तरीका मात्र है, बस इतना ही। इस रहस्य को अब और समझाने की कोशिश करना बेकार होगा, क्योंकि केवल आप ही स्वयं को समझ सकते हैं। बड़े भाई, आज से जब भी आपके पास खाली समय हो, पेड़ की शाखा को अपने संत बल के साथ मिलाने का प्रयास करें। इस तरह यह आपकी सेंट फोर्स को भी मजबूत करेगा। भविष्य में यदि आप उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जो मैंने आज आपको दिखाया है, तो जब आप खेती करेंगे तो इससे आपको कई अच्छे लाभ होंगे। जियान चेन ने समझाया, लगभग ऐसे जैसे कि वह एक शिक्षक हो जो अपने छात्रों को निर्देश दे रहा हो। हालांकि जियान चेन को पता था कि अगर चांग यांगहू वह हासिल करना चाहता है जो उसने अभी प्रदर्शित किया है, एक कमजोर पेड़ की शाखा को इतने कम समय में एक छोटे पेड़ को छेदने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, तो यह निश्चित रूप से इतनी कम मात्रा में पूरा नहीं होगा। समय की इसके लिए किसी की सेंट फोर्स में उच्च निपुणता की आवश्यकता होती है, और पर्याप्त मात्रा में अभ्यास के बिना चांग यांगहू निश्चित रूप से दोनों को एक साथ सामंजस्य बनाने में सक्षम नहीं होगा। एक लकड़ी के पेड़ की शाखा को लोहे की तलवार की तरह एक तेज हथियार में बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उदाहरण के लिए, एक लोहे की तलवार में सेंट फोर्स डालना आसान होगा, लेकिन जबकि एक लोहे की तलवार बड़ी मात्रा में सेंट फोर्स का समर्थन कर सकती है, एक पेड़ की शाखा ऐसा नहीं कर सकती, और इसके लिए सौम्य नियंत्रण की आवश्यकता होती है। चांग यांगहू ने सिर हिलाया और कुछ चिंतन के बाद एक बार फिर से कोशिश करने के लिए शाखा उठाई।
हालांकि बिना किसी अपवाद के उनके हर प्रयास का परिणाम विफलता ही रहा, एक भी बार वह सफल नहीं हुआ। वह आध्यात्मिक शक्ति को पेड़ की शाखा में समाहित करने में पूरी तरह से असमर्थ था। जब भी उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति पेड़ की शाखा के पास पहुंचती, शाखा फट जाती, उसकी अत्यधिक उग्र और तीव्र आध्यात्मिक शक्ति को सहन करने में असमर्थ हो जाती। जियान चेन एक तरफ खड़ा होकर चांग यांगहू को अभ्यास करते देखता रहा और साथ ही वह अपने भाई को निर्देश देता रहा। वे तब तक चलते रहे जब तक कि सूर्य उनके ऊपर न आ गया। तभी जियान चेन ने कुटी छोड़ दी और चांग यांगहू को अकेला छोड़ दिया, क्योंकि वह बिना रुके प्रयास करता रहा। उसके बगल में जमीन पर पहले से ही टूटी हुई पेड़ की शाखाओं का एक बड़ा ढेर था।